इरफ़ान जैसे ही जाता है सुंबल के घर पे, वहाँ जाकर उसको पता चलता है कि ये सारी गेम जो है वो सुंबल की है, और वो सुंबल को कह देता है कि तुमने जो किया बहुत ज़्यादा गलत किया है। तुम्हें उस दुर्योधन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस चीज़ की सज़ा तुम्हें भुगतनी ही होगी। सुंबल को वैसे ही बहुत ज़्यादा चिढ़ है इरफ़ान से, और वो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और आइंदा से इस घर में कदम मत रखना, और देखना आहिस्ता-आहिस्ता कैसे मैं तबरेज़ का आप लोगों से सारा बायकॉट करवा दूँगी। ये बात आप लोग भी अपने ज़हन में रखना। आगे से इरफ़ान कहता है कि वो तो है ही लालची इंसान, उसका क्या कहना, जो अपनी बीवी के लिए कुछ बोल नहीं सका, उसका कुछ नहीं हो सकता है। इतनी बड़ी बात होगी लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा है। ये तो बहुत ही गलत बात है। इसलिए आगे से वो कहती है कि तुम्हें भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। ऐसा ना हो कि तुम लोगों को दिक्कत देकर मैं इधर से निकालने पर मजबूर हो जाऊँ। आगे से इरफ़ान कहता है कि इस घर में रहना भी कौन चाहता है। मैं तो तुम्हें सिर्फ़ इतना अलर्ट करना चाह रहा हूँ कि ये बात ज़हन में ना रखना, जो कुछ तुमने किया है इसकी सज़ा तुम्हें नहीं मिलेगी। इसकी सज़ा तुम दुनिया में ही भुगत कर जाओगी। सुंबल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और उसको जाने के लिए यहाँ से कह देती है। दूसरी तरफ आप देखे हैं कि जैसे ही वो इरफ़ान घर जाता है, वहाँ जाकर काफ़ी परेशान होता है, तो ऊपर से शफ़क़ आ जाती है। शफ़क़ कहती है, आखिर ऐसी क्या बात है? तुम्हें किस बात की इतनी टेंशन है? तुम क्यों इतने परेशान हो? आगे से वो कहता है सारा यानी वाक़या माजरा बयान करता है कि ऐसे हुआ, ये हुआ, दुर्योधन के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी, बहुत गलत किया इन लोगों ने। आगे से आप देखेंगे शफ़क़ कहती हाँ, मुझे इस बात का काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस है, बहुत दुःख हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, कैसे लोग हैं ये, वो काफ़ी देर बातें होती रहती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो क्या कहते हैं इरफ़ान है, उसको दुर्योधन का बहुत ज़्यादा दुःख है, और बात-बात पर सिर्फ़ और सिर्फ़ दुर्योधन का ही बात कर रहा है, और उसको बार-बार कहता है कि मैं इस चीज़ को नहीं भुला पा रहा हूँ। आगे से शफ़क़ कहती है, अच्छा तो तुमने बात की थी अपनी माँ के साथ, यानी कि अब क्या प्लान है, कब आ रहे हैं? आगे से वो कहता है कि अभी तो ख़ैर इतनी बड़ी टेंशन है और तुम्हें अपनी पड़ी हुई है, जिसकी वजह से आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है शफ़क़, और कहती है कि क्या तुम्हारा मसला क्या है? यानी कि तुम्हारे पास और कोई दुर्योधन के अलावा बात क्यों नहीं आ रही है? तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितनी ज़रूरी बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी तुम उसकी बात अंदर लेके आ रहे हो। हाँ, मान रही हूँ कि उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ, नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि बात-बात पर उसकी ही बात हो। ठीक है, अब उसकी जान छोड़ दो और जो मैंने तुम्हें कहा है उस बात पर ध्यान दो। आगे से इरफ़ान कहता है कि मैं इतना बेहिस तो नहीं हो सकता हूँ कि मैं इन बातों को छोड़ दूँ, यानी कि दुर्योधन पे जो दुःख हुआ, कोई उसका साथ नहीं दे रहा, मैं उसको छोड़ के इन बातों पे ध्यान दूँ। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, ऐसा नहीं होने वाला है, फ़िलहाल तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि ये काम ज़रूर करूँगा, लेकिन अभी इन बातों का वक़्त नहीं है, और ना ही मैं अभी कोई ऐसी बात करूँगा। देखिए घर वालों के, यानी कि तुम नहीं जानती कि मेरा बाप कितना किस कदर परेशान है, जो मेरी माँ ने उसके साथ सुंबल के साथ मिलकर किया है। मुझे इस चीज़ से निकलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि तबरेज़ को कॉल करेगा इरफ़ान, और कहेगा कि मुझे तुम पर हैरानगी हो रही है कि आखिर तुम कैसे बाप हो, तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई अपनी औलाद की, और तुमने दुर्योधन के लिए कोई स्टेप भी नहीं लिया है। मुझे इस बात का काफ़ी दुःख है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे से आप देखेंगे कि वो कहेगा कि मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ करना पड़ा। आगे से वो कहेगा कि तुम्हें क्या मजबूरी है, इस बात की भी मजबूरी, अभी तक तुम इतने मजबूर हो, तुम आखिर छोड़ क्यों नहीं देते सब कुछ? तुम्हें सच का साथ देना चाहिए। ये बात मैं तुम्हें बार-बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सच का साथ दोगे तो बचे रहोगे, वरना तुम भी सुंबल के साथ ही शामिल हो जाओगे, क्योंकि उसको तो सज़ा मिलनी ही मिलनी है, और ऐसा ना हो कि इस वजह से अब तुम्हें भी साथ उसके सज़ा मिले। लेकिन इस चीज़ को तुम्हें भी भुगतना होगा, क्योंकि तुमने इंसाफ़ के लिए आवाज़ नहीं उठाई है, और जो बंदा इंसाफ़ के लिए आवाज़ नहीं उठाता है वो भी समझे आधे से ज़्यादा मुजरिम ही होता है, क्योंकि तुम सारी हकीकत जानते थे, लेकिन फिर भी तुमने सुंबल के बारे में एक लफ्ज़ नहीं कहा, और दुर्योधन के साथ मिले तक नहीं, ना इससे कोई इंसान ने बात की। इतना बड़ा कदम भी उठा लिया है, ये कभी मत भूले कि मैं इसको माफ़ कर दूंगी, बल्कि मैं इस बात का बदला लेकर ही रहूंगी। ये इसकी भूल है कि मैं दोबारा से उसके साथ वैसे ही हो जाऊंगी जैसी इस पहले पर थी। उसका बाप सुंबल का कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं पूरा बदला लूँगा, और मैं तुम्हें बताऊँगा कि अब इस लड़के का क्या करना है। आगे से सुंबल कहती है कि हाँ, आप इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि मैं किसी हाल में इसको माफ़ नहीं करना चाहती हूँ। जिस पर वो कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं ऐसा ही करूँगा। काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है, और सुंबल की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है, और उसकी तबीयत देख कर उसके बाप को और ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और ज़्यादा बदला लेने का सोच लेता है, और कहता है कि मैं अब इस तबरेज़ को नहीं छोड़ूँगा। इतना बड़ा फ्रॉड आखिर वो हमारे साथ कैसे कर सकता है? बहुत बड़ा धोखा किया है उसने हमारे साथ, इसलिए वो अपने ज़हन बना के बैठ जाता
कहता है कि इसको तबाह करके रख देगा क्योंकि उसने उसकी बेटी को रुलाया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इस तबरेज़ के घर में जैसे ही आता है तो बिल्कुल रोना-पिट्टी सी पड़ी होती है और सब घर वाले काफ़ी उदास होते हैं। लेकिन तबरेज़ का बाप जो है वो तबरेज़ को कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो और तुम अपने ज़हन से निकाल दो कि जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। मैं तो पहले दिन से ही तुम्हें उस लड़की के साथ देखना बिल्कुल भी गवारा नहीं करता था क्योंकि वो लड़की तुम्हारे काबिल ही नहीं थी। वो लड़की बिल्कुल तुम्हारा जीना मुहाल करके रख देती अगर मज़ीद तुम उसके साथ रहते। आगे से तबरेज़ कह रहा है अपने बाप को कि मैं जानता हूँ कि वो लड़की बहुत ज़िद्दी और घमंडी है, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे सारे ख्वाब उसके साथ ही जुड़े थे। चाहे जो मर्ज़ी हो जाता मैं उससे एक साथ जुदा ना होता वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इस पर उसका बाप कहता है कि तुम परेशान मत हो और अपनी फैमिली यानी दुर्योधन को देखो, उसका क्या करना है उस पर ध्यान दो। उसकी हालत ऐसी नहीं है कि तुम्हारी इस तरह की बातों को वो बर्दाश्त कर सके। इस पर वो कहता है कि मैं जानता हूँ आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आखिर कैसे अपने सारे ख्वाब तोड़ते हुए देख रहा हूँ और कैसे ज़िंदा रह सकता हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको बड़े दिलासे-शिलासे दे रही है और कहती है कि मेरा बेटा तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम बहाना कर दो कि वो मैंने जो शादी की थी वो बस दबाव में आके कर ली है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम कहती हो तो अभी और इसी वक़्त मैं उस लड़की को तलाक दे देता हूँ। ये सारी बातें दुर्योधन को पता चलती है तो दुर्योधन को काफ़ी ज़्यादा दुःख होता है कि आखिर उसकी सास उसके पीछे क्या रंग लगा रही है। यानी कि क्या हाल कर रही है और किस तरह से दिमाग भर रही है तबरेज़ का। लेकिन तबरेज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो कभी भी दुर्योधन को नहीं छोड़ेगा क्योंकि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। इसके बाद आप देखेंगे कि वो दुर्योधन को कहता है कि तुमने तो यही चाहा होगा कि मैं वापस आ जाऊँ और सारा कुछ ऐसा ही हो जाए। आगे से वो कहती है कि हाँ, ये तो हर कोई औरत यही चाहती है कि उसका शौहर उसके पास रहे। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि आपके ख्वाब जो हैं वो कभी पूरे ना हों। आगे से वो कहता है कि देखो आज तुमने जो दुआ माँगी वही होकर रहा। मेरे सारे ख्वाब सारा कुछ टूट चुका है। मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूँ। अब तो तुम खुश हो। इस पर दुर्योधन काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। जूही को अपने किए का कोई भी अफ़सोस नहीं है और वो बार-बार यही कहती है कि वो लड़की है ही इसी काबिल थी क्योंकि वो तो अपने घर में चली गई है और बड़े आराम सुकून से रह रही है। उसको कोई भी परवाह नहीं है। चाहे कोई जिए या मरे उसको किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। इसलिए वो साफ-साफ कहती है कि मुझे तो अपने मामलात से सारे दूर ही रखो। मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। मुझे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा टेंशन है और आप लोगों ने आके मज़ीद मेरे दिमाग ख़राब कर दिए हैं। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं इधर आप लोगों के साथ नहीं रह सकती।